बेटा है, उसकी वाइफ, बेटे की वाइफ, तो यू कैन ऐड हर आल्सो एज योर। मैंने आपको ये कहा कि आपको अपने रिलेशंस बताने हैं। बेटा है, शादी हो गई है, उसको कितने बच्चे हो गए बता दो, उसको क्या देना है क्या नहीं देना है इस आदमी का अधिकार है, वो उसकी इच्छा है, ये मेरा बोलना है। अब ये हो गया, हमने एक रजिस्ट्रेशन का पार्ट देखा कि रजिस्टर वो कभी भी जाके कर सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का और एक प्रोसीजर है। इच्छा पत्र बनाने के बाद मान लो वो व्यक्ति 20 साल और जिंदा रह गया और उस समय उसकी स्थिति कुछ अच्छी है और वो जानना चाहता है कि मुझे मेरी वील चेंज कर दी, तो आएंगे ना, इस विषय पर आना है अभी। अब ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर हम समझ रहे थे। एक तो इच्छा पत्र बनाओ, अपने घर में रख लो। अगर आपको ऐसा लगा कि रजिस्टर्ड करना है, आप बेफिक्र होकर जाके रजिस्टर्ड कर लीजिए। अब दूसरा एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को जनरली कोई फॉलो नहीं करता है। आप जैसे खरीदी खत करने जाते हैं, उसी तरह से आप विल रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रोसीजर ये है कि आपका वसीयतनामा आपने बनाया, इसको एनवलप में पैक करो, जगमोहन के यहाँ से पैकेट ले लो, उसमें पैक करके उसके ऊपर सील करने के बाद अपना नाम पता लिखिए। सील करने के बाद में उसको नाम पता लिखिए और उसको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके जमा करो। मैंने यहाँ पे सब रजिस्ट्रार नहीं बोला है, रजिस्ट्रार यानी सब रजिस्ट्रार से ऊपर जो पुणे में बैठता है उनके ऑफिस में जाके उसको जमा करो। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस एनवलप को लेके अपने ऑफिस में जमा करेगा, आपसे 100 रुपए की फीस लेगा और ये जो एनवलप है इसको फायर प्रूफ बॉक्स में जमा करके रखेगा। मैंने फायर प्रूफ बॉक्स बोला है, उनका ये काम है, ये ऑफिस में रहता है। जनरली ये प्रोसीजर कोई भी फॉलो नहीं करता है। हमको आपको सभी को एक ही प्रोसीजर मालूम है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर रजिस्टर करना है, लेकिन ये प्रोसीजर जनरली कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन ये भी प्रोसीजर है। अब ये जो एनवलप तैयार किया है और जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके रजिस्ट्रार के पास में जमा किया है, भविष्य में उसको अगर ऐसे लगे कि भाई मेरे को मेरा जो वसीयतनामा बनाया है मुझे वापस लेना है, तो वो जाके अपनी आइडेंटिटी दिखा के अपना वो एनवलप वापस ले सकता है, फिर से दोबारा उसमें चेंज करके वो कर सकता है। दूसरी बात, अगर समझो इच्छा पत्र करने वाला, वसीयतनामा बनाने वाला अगर मर जाए, ये उसने घर पे बनाया था ना, ऐसा सोच के चल रहे हैं, अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के बाद भी इसमें जो एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया है या जिस वारिसदार को उसने अपॉइंट किया है वो व्यक्ति भी इसको जाके फिर से रजिस्टर करवा सकता है। इसको दोबारा इसे वापस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके जमा कर सकता है। मतलब रजिस्ट्रेशन होने से पहले अगर इस आदमी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में उसका जो वारिसदार है इसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके जमा कर सकता है। ये प्रोसीजर भी लोगों को मालूम नहीं है, लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। जनरली सभी को एक ही प्रोसीजर मालूम है कि जीते जी जाके रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन इच्छा पत्र के लिए सब एक्सेप्शन है। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई इच्छा पत्र जो आदमी ने बनाया था वो गुजर गया है, तो उसका वारिसदार भी जाके उसको रजिस्टर करवा सकता है। अब सवाल ये है, आपने जैसे पूछा था कि अगर इच्छा पत्र बनाया, वो आदमी 20 साल तक जिंदा रह गया और उसको अगर ऐसे लगे कि मुझे इच्छा पत्र बदलना है, सही है ना, तो वो इच्छा पत्र अपनी जिंदगी में कितनी भी बार बदल सकता है। वसीयतनामा एक बार बनाया करके वो फाइनल नहीं हुआ, उसको कितनी भी बार बदला जा सकता है। ये मैंने कही बदलने की बात है। अब एक आता है अगर वसीयतनामा में चेंज करना है, जो 3 बार बन गई वसीयत, तो अगर मान लो लास्ट वाली जो बनी उसी को ग्राह्य पकड़ेंगे या पहली वाली को पकड़ सकते हैं? सबसे लास्ट जो वसीयत बनाई जाती है वो चलती है, इसके पहले की सारी वसीयत खत्म हो जाती है। मान लो वही वसीयत गहाल हो गई, मिसप्लेस हो गई, मिल नहीं रही है, तो क्या करें? गहाड़ हो गई तो ये भी आपका काम है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी आपके पास में, उसकी एफआईआर लॉन्च करो। उसकी डुप्लीकेट है तो एविडेंस एक्ट में दूसरे प्रोसीजर दे रखे हैं, अगर वो गहाड़ हो गई या कुछ हो गए तो उसके बेस पे भी आप कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कर सकते हैं। गहाड़ हो गई इसका मतलब वो खत्म नहीं, आपके पास डुप्लीकेट है
तो डुप्लीकेट है तो ओरिजिनल गुम हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं उसको, लेकिन उसका प्रोसीजर अलग है। हम उस प्रोसीजर पे आज नहीं आएंगे, उसके लिए करने के तो फिर से 1 घंटे का लेक्चर हमको देना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट में उसके प्रोसीजर अलग है। अब ये बात थी कि अगर वसीयत आपने बदलने की बात करी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बदलना छोड़ दो, लेकिन उसमें चेंजेस करना है। अब सोचो कि एक ए व्यक्ति था, उसने अपने 2 लड़कों को 25-25% हिस्सा दे रखा है, अपनी वाइफ को 25% हिस्सा दे रखा है और अपनी माँ को 25% हिस्सा दे रखा है। लेकिन भविष्य में ये जब हिस्सा लिखने के बाद में ये सबको मालूम हो गया, उसमें से सेकंड नंबर वाला लड़का समझो कुछ गलत काम कर रहा है या उसको संभाल नहीं रहा है, उसको ऐसे लगा कि भाई ये लड़का मुझे नहीं संभाल रहा है या मेरे साथ में कुछ गद्दारी कर रहा है या मैं इसका हिस्सा कुछ कम कर दूं, तो वो एक उसको सेकंड विल बना सकता है। सेकंड विल का मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखेगा कि मैंने जो पहली इच्छा पत्र बनाया हुआ है, मैंने जो पहला वसीयत बनाया हुआ है, उसमें मैंने जो मेरे दूसरे लड़के को हिस्सा दे रखा है, उसका हिस्सा मैं 25% से 5% पे ला रहा हूँ, और वो जो 20% है वो मैं बड़े वाले लड़के को दे रहा हूँ। तो इसको कहते हैं कोडिसिल। कोडिसिल, CODICIL, कोडिसिल। कोडिसिल ये इच्छा पत्र का अल्टरनेटिव पार्ट है। अगर आपको ऐसे लगे कि भाई मुझे इच्छा पत्र में बदलाव करना है, इच्छा पत्र वही है, वसीयतनामा वही है, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे चेंज कर रहा हूँ, तो उसको कर सकता है, उसको कोडिसिल बोलते हैं। सर तो उसमें पहला इच्छा पत्र दूसरे इच्छा पत्र के साथ जोड़ना पड़ेगा? उसमें सिर्फ वर्णन करना है कि पहले मैंने ये वसीयतनामा बनाया था और आज इसमें मैं इतना छोटा सा बदलाव कर रहा हूँ और इस हिसाब से बदलाव कर रहा हूँ। वो वसीयतनामा वही रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ बदलाव है, इसको कोडिसिल बोलते हैं। दूसरा प्रोसीजर ये है कि वो पूरा का पूरा खत्म कर दो और नया बना डालो, पहले का पूरा खत्म कर दो नया बना डालो। लेकिन अगर आपको वो वैसे ही रखना है तो आप कर सकते हैं। अब सवाल ये है, जो वसीयतनामा है क्या वो राइटिंग में होना चाहिए? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आदमी आखिरी स्टेज पे होता है, आखिरी स्टेज पे, उस समय उसको लिखने की समय नहीं रहता है, उससे ऐसा महसूस होने लगे कि भाई मैं कल मरने वाला हूँ, आज मरने वाला हूँ, अब उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाने का समय नहीं है और आज की आखिरी तारीख है, उसको ऐसा खुद को फील होने लग गया। तो ऐसे टाइम पे अगर वो डिक्लेयर करे कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी ऐसे से बांटी जाए, तो वो उसकी वसीयत नहीं मानी जाएगी। आखिरी समय में वो जो भी कुछ डिक्लेयर करेगा, मतलब ओरली जो भी डिक्लेयर करेगा, उसे वसीयत बोलकर हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि हर व्यक्ति ने अगर समय रहते अपनी जो वसीयत है बना लेनी चाहिए। आखिरी मोमेंट पे ऐसी वसीयत नहीं चलती है। हाँ सर, हाँ कंबाइंड विल बन सकती है, हस्बैंड वाइफ दोनों बना सकते हैं या कोई और है, लेकिन प्रॉपर्टी का आपको वर्णन पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। कंबाइंड विल बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये विषय हो गया अभी, वापस चलो, कोई बात नहीं है। विल वसीयतनामा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है, उसको आप घर में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसको बनाने के लिए मैंने जो बड़ा लंबा आपको वीडियो भेज देंगे। देखो ऐसा है, 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक बदलाव आया है। इसके पहले हमारे 1956 का कानून चल रहा था, हिंदू सक्सेशन एक्ट। उसमें यह था कि लड़की जो है घर की को पार्टनर नहीं है। को पार्टनर मतलब उसे डिवीजन मांगने का अधिकार नहीं है, पार्टीशन मांगने का अधिकार नहीं था। लेकिन 2005 में नया कानून आया, उसमें यह कहा गया कि भाई लड़की जो है लड़के के बराबर का हिस्सा लेगी। फिर वो जैसे उसने जन्म लिया वो उस घर की मेंबर बन गई, वो को पार्टनर बन गई। अगर रही बात आपकी शादीशुदा लड़की है, नहीं है, उससे कोई नहीं, आपकी इच्छा किसको देना है आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने सोच लिया मेरी 5 साल की लड़की है और मैं 5 साल की लड़की को इतने पैसे या इतना जो कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम से कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। माइनर मतलब जो माइनर होता है
वो आदमी इच्छा पत्र नहीं बना सकता। जो माइनर मतलब जो 18 साल से नीचे है, मैंने पहले कहा था जिस आदमी की उम्र 18 साल से ऊपर है वो इच्छा पत्र बना सकता है, लेकिन उससे छोटा जो है वो इच्छा पत्र नहीं बना सकता, मगर वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, उसको प्रॉपर्टी दी जा सकती है। अगर आपने ये सोचा कि मेरे बच्चों को मैं प्रॉपर्टी दूं तो आप दे सकते हैं, लेकिन वो अपने जब तक 18 साल का नहीं होता तब तक वो बेच नहीं सकता। मालिक बन जाएगा लेकिन वो बेच नहीं सकता। ठीक है, और क्या डाउट है सर? सर ये आजकल जो डिजिटाइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं वो एक अच्छे के लिए है, ताकि पेपर वर्क भी कम हो जाता है और डिजिटाइजेशन करके उसे हम सिक्योरली रख सकते हैं। तो ये जो फिजिकल हम एक पेपर के ऊपर इच्छा पत्र बना रहे हैं, अगर उनकी वीडियोग्राफी करके उनके सभी मेंबर साथ में हो या उनकी मर्जी के अनुसार उनकी वीडियोग्राफी विद विटनेसेस प्रेजेंट, ऐसा अगर वो करके एक डिजिटाइज्ड डॉक्यूमेंट रखा जाए। अभी तक कोर्ट में ये डिजिटलाइजेशन जो है इसका कोई ये नहीं है, मतलब मान्यता नहीं है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट जो कागज पर बनाया जाता है उसकी जो मान्यता है वो कितने सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। आज की तारीख में हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, जो सर्वर है, अगर सर्वर उड़ गया तो क्या करेंगे आप? तो सर्वर में से इंफॉर्मेशन गायब होगी तो क्या करेंगे? लेकिन आपके पास में जो राइटिंग में डॉक्यूमेंट है वो तो कभी बदलेगा नहीं ना। ये डिजिटलाइजेशन हमारी फैसिलिटी के लिए है, लेकिन आपको मैन्युअली फिजिकली वहां पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना ही पड़ता है। अगर आप ये सोचोगे कि भाई वहां जाएंगे और उसको डिजिटली हम इंफॉर्मेशन देंगे वो रिकॉर्डिंग कर देगा, नहीं होगा। हमारा जो डॉक्यूमेंट वहां पे पूरा रजिस्टर्ड होने के बाद वो डिजिटली सब इंफॉर्मेशन फीड करता है, आपको ऑनलाइन भी दिखेगा, उसकी प्रिंट भी मिलेगी आपको, लेकिन कोर्ट में उसको देने के लिए आपको सब रजिस्टर के ऑफिस का सिक्का चाहिए जरूर। सिर्फ डिजिटलाइजेशन से कुछ काम नहीं चलेगा। नहीं, विल जो बनाते हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी इंफॉर्मेशन लिख दी और आपने साइन कर दिया, विटनेस के सिग्नेचर हो गया। लेकिन वो प्रोसीजर जो मैं बोला वो फॉलो किया तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसमें नोटराइज किया तो भी चलेगा, नोटराइज नहीं किया तो भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि नोटरी के पास किया तो उसको ज्यादा वैल्यू है या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके किया तो वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। सादा विल अगर हमने अपने घर में बना के रखा तो भी वो चलेगा और उसको ज्यादा वैल्यू है, लेकिन जो गवाह है वो सही होने चाहिए आपके। अगर गवाह आपके कमजोर पड़ गए तो आपका फिर काम नहीं होगा, ये बात उसमें है। और इसका कोई सवाल? इस बिल के अंदर किसी डॉक्टर की सिग्नेचर होना जरूरी है? सर ऐसा है, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले बात करी थी कि भाई जो आदमी खुद होके हाथ से अपने विल लिख रहा है वो मेंटली परफेक्ट है तभी तो लिख सकता है जी। उसने अपने सब रिलेशंस लिख दिए, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल लिख दिया और खुद होके अपनी राइटिंग में लिख रहा है, तो फिर डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फिर हमने दूसरा प्रश्न किया था कि जो आदमी इंटॉक्सिकेटेड है, जो आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, जो अनसाउंड है, जो इनसेन है। इनसेन का मतलब मैंने आपको बताया था कि सुबह ठीक है शाम को बिगड़ गया है। इडियट है, सुबह से लेकर शाम तक जो बचपन से इडियट है। तो ऐसे आदमी का अगर विल बनाना है, और ऐसे सब रजिस्ट्रार लोग क्या करते हैं, क्यों बोलते हैं कि भाई आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाओ, वो इसलिए बोलते हैं कि वो अपने ऊपर जवाबदारी ना आए कि जब इस आदमी ने इच्छा पत्र पर साइन करी थी उस टाइम पे ये फुल्ली माइंड कॉन्शियस था। अब रह गई बात, डॉक्टर साहब भी आए हैं तो ये भी बात कर लूंगी, जब डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए? डॉक्टर ने उसको अकेले में क्यों ना हो चेक करना चाहिए। चेक का मतलब क्या, मैं फिजिकली बॉडी चेक करने की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, भाई ये जो तू बना रहा है, ये जो तू लिख रहा है, ये तुझे मंजूर है क्या? इसमें ये लिखा गया कि इतनी प्रॉपर्टी तुम इस व्यक्ति को दे रहे, इतनी प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को दे रहे, ये तुझे मंजूर है क्या? वो अगर बोले हाँ भाई ठीक है मुझे मंजूर है, तब डॉक्टर साहब ने ऐसा सर्टिफिकेट देने में कोई हरकत नहीं। लेकिन साथ में डॉक्टर ने ये भी चेक करना चाहिए कि वो इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं है, उसने शराब तो नहीं पी हुई है, वो अनसाउंड तो नहीं है, इंसेन तो नहीं है।
ऐसी बातें चेक करने के लिए ही डॉक्टर का सर्टिफिकेट लिया जाता है। और फिर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग फिर कोर्ट में डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, साक्षी लेने के लिए देते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि भाई आपने चेक करने के समय पे क्या क्या किया था। तो ये बातें हैं, लेकिन डॉक्टर का सर्टिफिकेट कंपलसरी है ऐसा कुछ नहीं है। बराबर है, एकदम बराबर है। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन को जाएंगे उस दिन का उनको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर समझो आज 1 तारीख है और आज के 2-3 दिन पहले का सर्टिफिकेट है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि समझो डॉक्टर साहब ने 28 तारीख को उसको चेक किया है कि भाई ये ठीक है, और रजिस्ट्रेशन को आप उसको 1 तारीख को लेके जा रहे हैं और उस दिन पागल हो गया रहेगा तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा तो इसलिए वो लोग डॉक्टर लोग जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस वाले जनरली ये पूछते हैं कि आज की तारीख का ही सर्टिफिकेट दो, बाकी कुछ नहीं है उसमें। लेकिन डॉक्टर का सर्टिफिकेट कंपलसरी होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, लेकिन रहेगा तो बहुत अच्छा है। आगे चल के कोर्ट में कभी जब प्रॉब्लम होगा तो वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट उधर काम आता है। और कुछ सवाल हो तो बोलो, नहीं तो फिर मैं एक दूसरा विषय लूंगा। नहीं देखो, जो गोल्ड है अगर वो लेडीज का गोल्ड है तो वो लेडीज का गोल्ड है, वो उसका स्त्री धन है। हाँ, लेडीज अपने भी मियां बीवी दोनों चले जाते हैं। हाँ। तो बच्चे को बाहर का हो तो गोल्ड लिख सकते हैं ना। आपको हर, मैंने कहा ना, आप अपनी जमीन जायदाद का लिखो, बंगले लिखो, घर लिखो, लिक्विड अमाउंट लिखो, बैंक बैलेंस लिखो, और सोना चांदी कितना सब लिखो, कितने ग्राम है क्या है सब लिखो, किसको कितना देना वो सब लिखो, उसमें सब आना चाहिए। अगर आपने कुछ आगे चल के आप ये भी लिख सकते हैं कि आज मेरी ये प्रॉपर्टी है और भविष्य में और कुछ प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ, उसमें से इतना इतना हिस्सा इस व्यक्ति को जाने वाला है, ये भी आप लिख सकते हैं। आप बना सकते हैं, क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ब्लैंकेट विल बना सकते हैं। आपकी दृष्टि में ब्लैंकेट शब्द हो गया, हमारी दृष्टि में ब्लैंकेट शब्द नहीं है। आपने ये लिख दिया कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है मेरे बाद मेरी विक्टिम को मिलनी चाहिए, फिनिश। 2 शब्दों में आपने पूरा काम कर दिया ना। आपको किसी को कुछ देना नहीं है, सिर्फ अपनी बीवी को देना है। आपको प्रॉफिट मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी अड़चन नहीं है, बिल्कुल नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है। फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है जेंट्स की प्रॉपर्टी और जेंट्स मर जाता है। हाँ। तो वाइफ के नाम होती है, नहीं ऑटोमेटिकली। एक मिनट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, नहीं सबके नाम बिल्कुल लेडीज जीता है। समझो एक ए नाम का व्यक्ति है, ऐसा सोचो, हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर से लेते हैं, और उसको एक लड़का है एक लड़की है, उसकी वाइफ है उसकी मदर है। अगर ए गुजर गया तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लड़के में, लड़की में, वाइफ में और मदर में विभाजित होगी, लेकिन उसके पिताजी में नहीं जाएगी। विल नहीं किया तो अगर उसने विल बनाया और उसमें लिख दिया कि भाई मेरे पिताजी को भी 20% मिलना चाहिए, तब मिलेगा। अगर विल नहीं कराया तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसके बच्चे को जाएंगे, उसकी लड़के को लड़की को जाएगी, वाइफ को जाएगी और मदर को जाएगी। मदर वारिसदार है लेकिन पिताजी नहीं है। आपका कहना ये है कि समझो, अब एग्जाम्पल लेंगे, ए व्यक्ति है, उसने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी और बच्चे संभाल नहीं रहे, तो ये सब्जेक्ट अलग हो गया, ये सब्जेक्ट अलग हो गया, इसको देंगे अभी। एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि कोई व्यक्ति ने अपनी, अभी जैसे हिंदू एक्ट के अंदर
वो अपने बाप को उसके मरने के बाद में बिल के अनुसार प्रॉपर्टी नहीं मिली। नहीं बिल के अनुसार नहीं, नहीं, ये इसके अनुसार सक्सेशन से सक्सेशन बिल से दे सकते हैं। लेकिन यूजुअली ये देखा जाता है कि अब मैक्सिमम परसेंटेज ऐसा होता जा रहा है दुनियादारी का कि बच्चे लोग है ना घर के बूढ़े बड़ों को संभाल नहीं रहे। तो फिर उनकी हालात कैसे क्या आगे सुधरे? उसके लिए अपने भारत में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 बना हुआ है। समझ गए आप लोग? अगर पिताजी को बेटा नहीं संभाल रहा है और पिताजी की हालत खराब हो रही है तो उसके लिए एक नया कानून हमारे देश में आ चुका है। उसका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स एक्ट 2007। अब इस एक्ट में क्या होता है, चलो हम इस पर अभी आ जाते हैं। अभी बिल के ऊपर आपका कोई डाउट है तो हम फिर से चर्चा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ये जो एक्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति है, उसको बी एक बेटा है और उसकी सी एक लड़की है, उसकी वाइफ गुजर गई है। ये व्यक्ति है, उसको बी और सी ये दो वारिसदार हैं, लेकिन उसकी वाइफ गुजर चुकी है और इस आदमी की उम्र 60 साल से ऊपर हो गया। हम सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं और पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। पेरेंट्स बोलो तो फिर 55 साल का भी चलेगा, सीनियर सिटीजन हो गया तो 60 साल का। जब ये पोजीशन आ जाती है और उसके बेटे सक्षम है लेकिन वे उसको संभाल नहीं रहे हैं, तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में इस कानून के तहत हमारे पास में एसडीएम का मतलब सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, तहसीलदार से ऊपर की पोस्ट होती है प्रांत ऑफिसर, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगाने की जरूरत है। आपको सिर्फ वहाँ पे एप्लीकेशन लगानी है और उस एप्लीकेशन का निर्णय 3 महीने के अंदर अंदर हो जाता है और वहाँ से एसडीएम उस लड़के को ऑर्डर देगा कि तेरा काम है इस पिताजी को संभालना, अगर तू नहीं संभालेगा तो तेरे को 3 महीने की जेल होगी और 10,000 रुपया पेनल्टी होगा। ऐसा वो कानून है। तो 3 महीने जेल में जाके 10,000 देके छूटा हो जाएगा। नहीं ना, दोबारा छूट के आने के बाद तो छूट के आने के बाद में दोबारा है, लेकिन यहाँ पे ये तो होगा ना उसको संभाल। फिर उस कानून में एक और प्रोविजन किया हुआ है कि जिसका कोई नहीं, जैसे कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, तो जिसका कोई नहीं उसका गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ने अपने हाउस बनाए हुए हैं, ओल्ड होम बनाए हुए हैं, तो ऐसे टाइम पे वो एप्लीकेशन भी करेगा तो कोर्ट से ऑर्डर जाएगी भाई इसको ले लो, यहाँ पे इसको दाखिल करो, इसका काम करो और इसको देखभाल करो, तो वो भी उसमें हो सकता है। अब रह गई बात, अगर समझो किसी आदमी के पास में एक प्रॉपर्टी है, घर है, बंगला है, और उसने प्यार में बच्चे के झांसे में आके सबके बोलने के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी बच्चे को गिफ्ट कर दी, चल भाई तू संभाल, मैं तो अभी उम्र वाला हो गया हूँ, अब तू देख। और बच्चे ने बोला पापा तू मेरे नाम से कर दे, मैं तेरे को देखूंगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है, बाद में टेंशन लेने की बजाय। अब प्रॉपर्टी उसके नाम से होने के बाद में बच्चे ने देखना बंद कर दिया, उसका देखभाल करना बंद कर दिया, सब कुछ खराब हो गया, फिर क्या करेगा? तो ऐसी हालत में भी मैंने जैसे अभी आपको बोला था, सीनियर सिटीजन्स एंड वेलफेयर ये जो एक्ट है, इसके तहत वो एसडीएम के पास में एप्लीकेशन कर सकता है और उसमें बोल सकता है कि मुझको फंसा के, मुझको झांसे में लाके मेरी प्रॉपर्टी का इसने गिफ्ट करवा के लिया इस लड़के ने और अब ये मुझे नहीं संभाल रहा है। तो ऐसी हालत में एसडीएम के पास ये पावर है कि वो जो गिफ्ट बनाया है उसको रिवोक कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है और दोबारा उसको उसकी प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये होगी वापस लेने की बात। अब एक और बात इसमें यह है, एक और इसमें यह बात है कि अगर समझो बच्चे ने सारी प्रॉपर्टी ले ली और संभाल नहीं रहा है, ये तो हो गया एसडीएम के पास में एप्लीकेशन करने की बात कि भाई कैंसिल किया जाए, लेकिन दूसरा एक प्रावधान उसमें किया है कि वो वहां से एप्लीकेशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जैसे हम अभी देवगढ़ में है या पिंपरी चिंचवड़ में है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में उस कायदे के तहत सेक्शन 25 के नीचे वो एप्लीकेशन कर सकता है और बोल सकता है कि ये लड़का मेरे को नहीं संभाल रहा है। अगर सिर्फ उसने ये संभाल नहीं रहा है ऐसा भी सिद्ध हो गया तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको 3 महीने के लिए अंदर डाल देंगे, उसमें जमानत उसको देनी पड़ेगी और फिर ये कानून के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में देता हूँ, अपने देवगढ़ का ही है, नाम नहीं लूंगा। एक आदमी अपना 2021 नवंबर में रिटायर हुआ, गवर्नमेंट सर्वेंट था, रिटायर हुआ, उसको 40 लाख रुपए रिटायरमेंट के मिले। मिलने के बाद में
उसके बच्चे ने, उसकी वाइफ भी थोड़ा बच्चों के साथ में हो गई और उससे मीठा बोल के उसके 40 लाख रुपए चेक से निकलवा लिए। लड़के ने अपने अकाउंट में कर लिए और अकाउंट में करने के बाद में उसको हर महीने की पेंशन 40,000 रुपया है। उसका एटीएम कार्ड उससे छीन लिया, सब कुछ कर लिया और हर महीने की पेंशन जो है वो निकलता गया। अब इसको ये दिमाग में नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो कंफ्यूज हो गया। घर का ही बच्चा यार सब निकालने लग रहा है, अपने पास में क्या है, कुछ नहीं है, कंफ्यूज हो गया। तो मेरे पास में आया, तो फिर मैं ठीक है, मैं बोला, तो मैंने मेंटेनेंस एंड सर्विस, बोला आपको वेलफेयर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर